हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर जोलॉजी यूनिट 3 के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 40 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। यूनिट 3 का नाम याद कर लो, डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। पेपर फर्स्ट है एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। थ्योरी पढ़ लो क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन थ्योरी से निकाले जा रहे हैं। बहुत कम क्वेश्चन मॉडल पेपर से फंसे हैं। लगभग 20% ऐसे क्वेश्चन हैं जो मॉडल से आए हैं, वरना लगभग 80% क्वेश्चन पूरे के पूरे थ्योरी से निकाले गए हैं। ठीक है, चलिए साहब, फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इन्हीं क्वेश्चन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, कार्बन 14 का आधा जीवन क्या है। अगर पढ़ा है तो बता दोगे, ना पढ़ा है तो दिमाग घूमता रहेगा, 2 घंटे भी दे देंगे तो भी नहीं पता चलेगा। जरा बताओ बेटे, कार्बन 14 का आधा जीवन क्या होगा। 100 वर्ष होगा, 1000 वर्ष होगा, 5730 वर्ष होगा या 10,000 वर्ष होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। और बेटा आप भी सी नंबर पे लगाओ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है जीवाश्म की, ठीक है, बायो इनफॉर्मेटिक्स। सी नंबर तुलनात्मक शरीर रचना और डी नंबर इसका आणविक जीवन काल। तो बेटा कौन सा ऑप्शन इसका राइट आपको लग रहा है। अरे सर राइट ऑप्शन इसका तो कोई भी बता देगा, बच्चा बच्चा इसका आंसर बता देगा भाई कि ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन डेटिंग कितनी पुरानी सामग्रियों की सटीक तारीख बता सकता है। अरे बहुत बढ़िया यार, जल्दी बताओ बेटे, कार्बन डेटिंग कितनी पुरानी सामग्रियों की सटीक तारीख बता सकता है। 100 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक और 50,000 वर्ष तक। तो उसका राइट ऑप्शन मेरे पास डी है, यानी कि 50,000 वर्ष तक। अरे बहुत यार, क्वेश्चन तो बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। एक है मेरे पास गैलापागोस द्वीप समूह पर डार्विन के फिंच, और बी नंबर है ध्रुवीय भालू और भूरा भालू, सी नंबर है डॉल्फिन एंड शार्क, एंड डी नंबर है चीता और वारासिंगा। जल्दी बताओ बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होना चाहिए। तो ए नंबर है, ठीक है, गैलापागोस द्वीप समूह पर डार्विन के फिंच। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। 5वां नंबर है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन मानव में अवशेषित संरचना का उदाहरण है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके मॉडल से हैं और ये आपके मॉडल के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। टिक लगा देना अपने मॉडल में। वो भैया मॉडल का कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, सबके सब पढ़ के जाने हैं। बस ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन मानव में अवशेषित संरचना का उदाहरण है। अवशेषित संरचना, अकलदांत, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, सी नंबर है तुम्हारा निकीटेंडिंग और निकीटेंडिंग झिल्ली, डी नंबर है उपर्युक्त सभी। तो उसका राइट ऑप्शन मेरे पास उपर्युक्त सभी है, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, अवशेषीय संरचना होती हैं। आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय संरचना का उदाहरण है। ए नंबर चमगादड़ का पंख और कीट का पंख, बी नंबर है पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख, सी नंबर है तितली पंख और पक्षी पंख, डी नंबर है मछली का पंख और पक्षी का पंख। क्या लग रहा, मछली का पंख। अरे होते तो हैं यार मछली के पंख, होते हैं नहीं होते हैं भाई, पाए नहीं होते हैं मछली के, हैं पंख जरूर होते हैं लेकिन पाए नहीं होते हैं। चलिए साहब जरा बताओ बेटा, जरा बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा दे दूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास, सजातीय संरचना का एक उदाहरण है। जल्दी बताओ, सोच ज़्यादा दिमाग लगा। छठा क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन है मेरे पास बी नंबर, ठीक है, पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। 7वां क्वेश्चन कुछ हमें ऐसे दिखाई पड़ता है, कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये तो वो क्वेश्चन है जो हर साल हर पेपर में रखा हुआ मिलता है। इस क्वेश्चन को तो टिक लगा लो कि सर ये क्वेश्चन तो इस साल पेपर में आ गया। कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है। एक नमूने में कार्बन 14 की मात्रा मापकर, एक नमूने में कार्बन 12 की मात्रा मापकर, 16 की, 18 की, तो मेरे ख्याल से देखो 14 होना चाहिए। राइट ऑप्शन इसका ए होना चाहिए। तुम बताओ कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है। तो भैया मुझे तो इसका राइट ऑप्शन ए लग रहा है और आप भी ए पे टिक लगाओ। 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नमूने में कार्बन 40 के स्तर को मापने की विधि नहीं है। तो भैया एक ही मेथड है जो हमें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा, बी नंबर एक्सरे विवर्तन। अरे यार ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो यार याद करने की कोशिश करो। कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था। मैंने किया था, आपने किया था, किसने किया था बताओ जल्दी। बिलाल डिब्बी, मोटू किमरा, नोल और रुस्का, रोवर्ड हुक। अरे बताओ जल्दी यार। तो भैया बिलाल डिब्बी ने इसका क्या करा था, आविष्कार किया था और फंसा गया ये हम सब स्टूडेंट को। भैया कार्बन का सबसे कम प्रचुर समस्थानिक कौन सा पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में कौन सा समस्थानिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी बताओ बेटे। तो C14, ठीक है, ये बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है ना बेचारा, रेडियो एक्टिव की कीमत ज़्यादा होती है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी तो भर भर के पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कार्बन का प्रचुर आइसोटोप कौन सा है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा आइसोटोप है। आइसोटोप समझते हो, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वही हमारे क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। अरे यार इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को, इंटेलिजेंट, आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं। कार्बन का सबसे प्रचुर आइसोटोप कौन सा है, C12, C13, C14, उपर्युक्त सभी। तो भैया इसका राइट ऑप्शन जरा मुझे देख के बताओ कौन सा भैया, सी नंबर, ठीक है, यानी कि इसका ए नंबर है, ए नंबर राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ, क्रेप्रोलाइट क्या है, एक प्रकार की पथरीली लकड़ी, जीवाश्मित गोबर या मल। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर मिल गया हमें बी नंबर, ठीक है, ये वाला जीवाश्मित गोबर या मल। चलिए साहब आगे देखते हैं। हमारे 12 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। 12 क्वेश्चन के बाद हमारा 13वां क्वेश्चन कहाँ छिपा पड़ा है, जल्दी आइए। किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है, जिस दौरान डायनासोर प्रमुख थे। पैलियोजोइक युग, मीसोजोइक युग, सीनोजोइक युग और प्री कैम्ब्रियन युग। कौन सा लग रहा है बेटा आपको ऑप्शन, जल्दी बताओ देख के, कौन सा ऑप्शन है, मीसोजोइक युग, ठीक है, इसका बी नंबर है, मीसोजोइक युग। आप भी बी नंबर पे लगाओ। 14 मौड़ जीवाश्म क्या है, किस, ए नंबर है, किस जीव के सड़ने से तलछट में बची खोखली जगह। बी नंबर है, किसी जीव के संरक्षित अवशेष। सी नंबर है, जीवाश्म पैरों के निशान। डी नंबर है, किसी जीव का खनिज युक्त अवशेष। मौड़ जीवाश्म क्या होना चाहिए यार, कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसी जीव के संरक्षित अवशेष, जीवाश्म पैरों के निशान, कौन सा ऑप्शन सही लगना चाहिए इसका, किसी जीव के सड़ने से तलछट में बची खोखली जगह, तलछट में बची खोखली, हाँ तो यही इसका राइट ऑप्शन है। मोड़ का मतलब यही होता है, ए नंबर है इसका, किसी जीव के सड़ने से तलछट में बची खोखली जगह। चलिए आगे देखते हैं। अंबर क्या है, अंबर क्या है, धरती सुनहरी अंबर नीला है भाई, वो तो नहीं है ये वाला। अंबर क्या है, ए नंबर जीवाश्म वृक्ष रस। बी नंबर सख्त लड़की, अरे सख्त लड़की नहीं यार, सख्त लकड़ी। सी नंबर है, एक प्रकार का ढला हुआ जीवाश्म। डी नंबर है, जीवाश्म डायनासोर की हड्डियाँ। तो अंबर क्या है जल्दी बताओ देख के बेटे, क्वेश्चन नंबर 15वां है, 15वां क्वेश्चन का जल्दी बताओ, इसका जो ए नंबर है राइट, जीवाश्म वृक्ष रस, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। सूचकांक जीवाश्म क्या है, देखो कितने बड़े ऑप्शन, क्वेश्चन छोटा सा और ऑप्शन देखो, तुम खुद देखो इस ऑप्शन को यार कितना बड़ा दे रखा। ए नंबर है, एक जीवाश्म जो एक विशिष्ट भूवैज्ञानिक काल में अस्तित्व में था और इसका उपयोग चट्टान की परतों की तिथि निर्धारण करने के लिए किया जाता है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा दे रखा है, मतलब है यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चनों को तो देखते हुए कर दो कि यार यही हमारा राइट ऑप्शन है, तो इसका ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। कुछ क्वेश्चन का तो आप अंदाज़ा लगा के उसका ठीक आंसर दे दोगे कि भाई ये मेरा अनुमान ये वाले ऑप्शन का, तो वो बिल्कुल राइट बैठेगा आपका। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, प्रथम स्तनधारी किस भूवैज्ञानिक युग में प्रकट हुए, पैलियोजोइक युग में, मीसोजोइक युग में, सीनोजोइक युग में और प्री कैम्ब्रियन युग में। तो सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। 70 में का कौन सा नंबर है, 70 में का सी नंबर है इसका, सीनोजोइक युग में। चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ। टैफोनोमी क्या है, 18वां क्वेश्चन है, टैफोनोमी क्या है। तो यार टैफोनोमी क्या है, देखते हैं क्या है यार, ऑप्शन दे रखे हैं उसने, याद करने की जरूरत ही क्या है जब दे रखा तो ऑप्शन। जीवाश्मों का अध्ययन। बी नंबर है, जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया, मृत्यु के बाद प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन। और डी नंबर है, जीवाश्मों का वर्गीकरण। तो टैफोनोमी क्या है जल्दी बताओ बेटे देख कर, टैफोनोमी क्या, सी नंबर इसका राइट ऑप्शन है, मृत्यु के बाद प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन। है तो खतरनाक यार जियोलॉजिकल मिलाकर बात यह है। जीवाश्मों के विश्लेषण के आधार पर प्राचीन जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान, बायो स्ट्रेटिग्राफी, पूर्व जलवायु और ट्रैफोनोमी। तो भैया सी नंबर कहलाता है इसका पूर्व जलवायु, मेरे ख्याल से 19 में राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। सी नंबर राइट ऑप्शन है इसका। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जहां जीवाश्म कटाव और अपक्षय के माध्यम से सतह पर उजागर होते हैं। जीवाश्मीकरण, स्ट्रेटिग्राफी, सी नंबर जीवाश्म खुदाई, जीवाश्म उत्खनन। अरे यार 20 में का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई, 20 में का डी नंबर है जीवाश्म, आप जीवाश्म उत्खनन पर टिक लगाओ, ठीक है, राइट ऑप्शन है। 21वां क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से देखने मिलता है, पृथ्वी की पपड़ी में चट्टान की परतों और जीवाश्म को क्रम और सापेक्ष स्थिति के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाश्म की स्ट्रेटिग्राफी, ट्रैफोनोमी, जलवायु। तो उसका बी नंबर राइट ऑप्शन है, स्ट्रेटिग्राफी। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। रेडियोधर्मी आइसोटोप का आधा जीवन वह समय है जिसमें, एक नंबर, आइसोटोप अपनी मूल मात्रा के आधे तक क्षय हो जाता है, आइसोटोप पूरी तरह क्षय हो जाता है। आधा जीवन है तो भैया ए नंबर इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, आइसोटोप स्थिर हो जाता है, जीवाश्म बनता है। तो 22 में का आपको क्या लग रहा है बेटे जल्दी बताओ देख के। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, बिना सोचे समझे आंसर पर टिक लगा दो कि भैया यही है हमारा राइट ऑप्शन। लाखों से अरबों वर्ष पुराने जीवाश्मों की डेटिंग के लिए कौन सी डेटिंग विधि सबसे उपयुक्त है। रेडियो कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग और ल्यूमिनेसेंस डेटिंग और वृक्षवल्लम काल क्रम।
जल्दी बताओ बेटे कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो मेरे ख्याल से इस 23वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। ठीक है, ध्यान देना, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ जा भैया, बढ़ जा, ए बढ़िया। डेट्रोक्रोनोलॉजी, यहाँ पे देखना मात्रा होती है डे पे बना हुई है, डेट्रोक्रोनोलॉजी होता है ये। डेट्रोक्रोनोलॉजी क्या है? ठीक है, ए नंबर है रेडियोधर्मी आइसोटोप के 6 पर आधारित डेटिंग। बी नंबर वृक्ष बलों के अध्ययन पर आधारित डेटिंग। सी नंबर है तलछट परतों के विश्लेषण के आधार पर डेटिंग। और डी नंबर है एम्बर में जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित डेटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? तो उसका बी ऑप्शन राइट है, आप भी बी पे लगाओ। ठीक है, वृक्ष बलों के अध्ययन पर आधारित डेटिंग होती है ये। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जीव जंतु अनुक्रमण की अवधारणा किस डेटिंग पद्धति में आवश्यक है? ए नंबर है रेडियो कार्बन डेटिंग। बी नंबर है पोटेशियम आर्गन डेटिंग। सी नंबर है सूचकांक जीवाश्म डेटिंग। और डी नंबर है थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। तो कौन सा ऑप्शन आपको राइट रखा? अच्छा, आपने अभी तक मॉडल तो पढ़ा हुआ, कल आपका पेपर है, सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा जरूर होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। जल्दी बताओ बेटे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बताओ जल्दी, सोचो, दिमाग लगाओ जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 में का सी नंबर है हमारा, यानी कि सूचकांक जीवाश्म डेटिंग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? सूचकांक जीवाश्म डेटिंग। अच्छा, ये ऑप्शन है, यही तो देखा जाता है। आधुनिक घोड़ों का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? इयोहिप्पस, इक्वस केवेलस, इक्वस जेब्रा, इक्वस असिनस। जल्दी बताओ बेटे कौन सा लग रहा है? 26 में का कौन सा राइट ऑप्शन है मेरे पास? 26 में कहा मेरे पास बी नंबर। ठीक है, इसका 26 में का बी नंबर आता है, इक्वस केवेलस। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। मेसोहिप्पस प्रजाति निम्न के लिए जानी जाती है, 3 उंगलियों के लिए जानी जाती है। इसका राइट ऑप्शन मेरे पास ए होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका, 3 उंगलियों के लिए जानी जाती है। हॉर्स फाइलोजेनी की अवधारणा से तात्पर्य है घोड़े के व्यवहार का अध्ययन। बी नंबर है विभिन्न घोड़ों की प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंध। सी नंबर है मनुष्य द्वारा घोड़ों को पालतू बनाना। और डी नंबर है घोड़ों की आबादी का भौगोलिक वितरण। तो हॉर्स फाइलोजेनी की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो 28 में का बेटा कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन मेरे पास, ए ये वाला हमारा बी नंबर पर आप भी टिक लगाओ। ठीक है, आधुनिक घोड़ों में एक पंजे वाले खुर का विकास इसका उदाहरण है। संतृप्त विकास का, अपसारी विकास का, अनुकूली विकास का और एनाजेनेसिस का। जल्दी बताओ बेटे कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है? जल्दी खुद से एक बार देखो, पढ़ो और मुझे ज़रा बताओ कि ये वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। तो बी नंबर इसका राइट ऑप्शन है, अपसारी विकास। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। घोड़ों के विकास को अक्सर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है क्रेमिक बात का, ठीक है, पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम का, लेमार्कवाद का या विपादवाद का। तो उसका राइट ऑप्शन मेरे पास ए है, क्रेमिक बात का। ओके सर, ओके ओके। 31वां क्वेश्चन है, आधुनिक घोड़ों में एकल लंबी पैर की उंगली के विकास को कहा जाता है, खुर कहा जाता है। खुर ए नंबर। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 32वां क्वेश्चन है, घोड़ों के विकास में दांत के मुकुट की ऊंचाई बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हिप्सोडोंटी, ब्रेकिडोंटी, अनिसोडोंटी और बोनोडोंटी। जल्दी बताओ बेटे 32 में का क्या ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास? जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ जरा एक बार। तो 32 में का मेरे पास ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, हिप्सोडोंटी। चलिए सब आगे बढ़ाता हूँ। 33वां क्वेश्चन मेरे पास आ गया, कौन सा युग बड़े दांतों वाले घोड़ों के उद्भव से जाना जाता है? कौन सा युग बड़े दांतों वाले घोड़ों के उद्भव से जाना जाता है? इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लियोसीन। बताओ जरा यार कौन सा पाया जाता होगा भाई, मुझे नहीं पता, आप खुद से दिमाग लगाओ एक बार। इयोसीन है भाई, इयोसीन लग रहा है आपको? इसका सी नंबर है मायोसीन। चलिए साहब, मायोसीन इज़ अ राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। ओके, घोड़ों के विकास में एक पैर की उंगली की ओर रुझान को अक्सर किसके विकास के रूप में जाना जाता है? समतुल्य अंग, अनगुलिग्रेट अंग, डिजिटिग्रेट अंग और गैबरी पोल्टर अंग। जल्दी बताओ 34 में का आंसर क्या होगा? बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, और स्क्रीनशॉट ना लो भैया तो पीडीएफ फाइल मैं कैसे सेंड करूं आपको देखनी पड़ेगी एक बार। चलिए आगे देखते हैं। तो घोड़े के विकास में एक पैर की उंगली की ओर रुझान को अक्सर किसके विकास के रूप में देखा जाता है? तो भैया कौन सा ऑप्शन है इसका 34 में का? मैंने बी नंबर बता दिया आपको, अनगुली ग्रेट अंग। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। 35वां क्वेश्चन है मेरे पास, जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रत्यक्ष प्रमाण है? बढ़िया क्वेश्चन है। अनुरूप संरचनाएं ए नंबर है, बी नंबर है सजातीय संरचनाएं, सी नंबर है संक्रमणकालीन जीवाश्म और अभिसरण संरचनाएं। तो बेटा कौन सा ऑप्शन 35 में का आपको राइट लग रहा है? तो उसका सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया। निम्नलिखित में से कौन सा
बोटल नेक प्रभाव का उदाहरण है, बहुत बढ़िया है और ये बड़े लंबे लंबे ऑप्शन है। ए नंबर है, बड़ी जनसंख्या का आकार स्थिर एलील आवृत्तियों की ओर ले जाता है। एक छोटी आबादी किसी आपदा से बच गई होगी और अपनी संख्या का पुनर्निर्माण कर रही है। प्रवासन के माध्यम से आबादी के बीच एलिल्स की संचलन। और डी नंबर है, एक छोटी आबादी में एलिल आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन। तो उसका राइट ऑप्शन मेरे पास बी है, क्योंकि यही सबसे लंबा लग रहा है मुझे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लेस्टोसीन, और मेरे पास है प्लीसियोसीन, मायोसीन और होलोसीन। तो कौन से में हुई है बेटा, जल्दी बताओ। 34 में का कौन सा ऑप्शन है इसका? ए नंबर है। तो जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो ये प्लेस्टोसी युग में। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। कार्बन डेटिंग के लिए किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो ये मैंने पीछे बता दिया तुम्हें, इसमें तो आप खुद से माइंड लगा सकते हो। एक ही ऐसा है जो कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है, कार्बन C14। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, इसी का यूज़ होता है। किस युग की विशेषताएं सरीसृपों का प्रभुत्व और फूले वाले पौधों का उद्भव है? यानी सरीसृपों का प्रभुत्व और फूलों वाले पौधों का उद्भव है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है मेरे पास पैलियोजोइक युग, बी नंबर है मीसोजोइक युग, और सी नंबर है इसका सीनोजोइक युग, और डी नंबर है प्री कैम्ब्रियन युग। तो 39 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको बेटे? मीसोजोइक युग, इसे राइट ऑप्शन है मेरे पास। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। 40वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक रूपतावाद की अवधारणा किसके कार्य से जुड़ी है? एक रूपतावाद की अवधारणा किसके कार्य से जुड़ी है? तो ए नंबर है चार्ल्स डार्विन, बी नंबर है जॉर्जेस क्यूबियर, और सी नंबर है जेम्स हटन, और डी नंबर है अल्फ्रेड रसेल वेलेस। तो उसका एक ही ऑप्शन है बेटे, जेम्स हटन नाम से। ठीक है, ये जो मेरे पास जेम्स हटन है, इससे जुड़ी है एक रूपतावाद की अवधारणा, यानी कि अवधारणा। ठीक है, तो कर लोगे इसको, 40 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास, आगे कितना ही बढ़ लो। ठीक है, चलिए साहब ऊपर बढ़ते हैं। तो भैया ये यूनिट 3 थी हमारी, डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से पेपर करो। ठीक है, और अपने मॉडल के सारे क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो। चलिए साहब, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।